सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सिटी में आती है। उसके बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर आकर डोरबेल बजाती है। अभी हमें इसका नाम नहीं पता तो हम इसे इसके सरनेम से बुलाएंगे और इसका सरनेम योकोया है। तो योकोया उठकर वहाँ जाता है और बोलता है आज दूध नहीं चाहिए। पर वो लड़की बोलती है मुझे माफ कीजिएगा, क्या आपको एक मेड की जरूरत है? मैं काम की तलाश में आई हूँ। और वो उसे अंदर बुला लेता है और वो सोच रहा था मैंने बिना कुछ सोचे इसे यहाँ आने तो दिया, पर क्या ये सच में यहाँ काम ढूंढने आई है? और वो उससे पूछता है क्या तुमने इससे पहले भी कहीं काम किया है? तो वो बताती है हाँ, मैं इससे पहले अपने बॉस के लिए काम करती थी, जिनके लिए मैं उन लोगों को मारती थी जो उनके दुश्मन थे, और मेरे बॉस ने ही मुझे यहाँ भेजा है। ये सब सुन के योकोया घबराते हुए बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो? और उस लड़की को योकोया की बात समझ नहीं आती तो अपने मन में बोलता है मुझे इसे बिना गुस्सा दिलाए यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये मुझे ही खत्म कर देगी। अब योकोया उससे पूछता है क्या तुम्हारे बॉस के साथ मेरी फैमिली का कोई कनेक्शन है? तो वो लड़की बताती है तुम उस औरत के पोते हो जिसके साथ मेरे बॉस के असली बेटे की वाइफ के कजन के दूसरे बेटे के साथ चक्कर चल रहा था। तो योकोया बोलता है इतना लंबा कनेक्शन? और वो और डर जाता है और उससे पूछता है तुमने कहा कि तुम लोगों को मारती हो, तो मारने के तो बहुत से तरीके होते हैं, तो तुम लोगों को कैसे मारती हो? तो उसे एक जगह पर वो करके दिखाती है जहाँ वो एक पेड़ के ऊपर अपने नाइफ से हमला करती है। और ये देखने के बाद योकोया बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तो लड़की निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी योकोया कुछ देखता है, अब वो सर्वेंट वहाँ से जाने वाली थी पर योकोया उसका सामान लेके वहाँ से आ जाता है। और तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था पर सर्वेंट उसे बचा लेती है और उसे कुछ अलग फील होता है। योकोया उसे उसकी बेल देता है तो सर्वेंट उसे शुक्रिया कहती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी योकोया उससे बोलता है मिस सर्वेंट, दरअसल मुझे साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? और वो दोनों योकोया के घर आ जाते हैं और वो लड़की वहाँ अपने नाइफ्स को निकाल कर बोलती है मैं इन नाइफ से किसी को भी साफ कर सकती हूँ। पर योकोया बोलता है अरे नहीं, मुझे घर की सफाई करवानी, किसी को साफ नहीं करना। तो वो उस कचड़े को देखकर बोलती है समझ गई, इन बैग्स में से किसी एक बैग में लाश है। योकोया बोलता अरे नहीं, उस टॉपिक को छोड़ो, सफाई से मेरा मतलब घर में झाड़ू लगाना। अब योकोया उसे सफाई का सामान देता है पर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर रही थी और वो माफी मांगते हुए उसे साफ करने जाने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो गिरने से पहले ही खुद को संभाल लेती है। पर तभी उसके सर पर बाल्टी आके गिरती है। फिर योकोया पूछता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं आता? तो सर्वेंट बोलती है मुझे पता है कि अब आप मुझे काम से निकाल देंगे। पर योकोया बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा काम दिया जो तुमने कभी किया ही नहीं। और वो उसे टॉवल ला के देता है, काम कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चलो साफ सफाई करवाने में मेरी मदद करो। अब वो दोनों मिलकर उस रूम को साफ कर देते हैं और वो उसे मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। और वो देखता है कि टाइम तो बहुत हो गया और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? पर उसे वो भी नहीं आता था। योकोया बोलता है चलो मैं खाने के लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ, तुम जाकर नहा लो। तो वो जाके नहाने लगती है पर वो बार बार योकोया को याद कर रही थी। अब योकोया अपना नाम बताता है हितोयोशी योकोया, मैं हाई स्कूल का एक एवरेज लड़का हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के बिना अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहा था। पर मैं आज इतना नर्वस हूँ कि बता नहीं सकता, क्योंकि आज एक सर्वेंट मेरे घर आ गई और शायद वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी है, पर वजह वो नहीं है। मैं इसलिए नर्वस हूँ कहीं वो टॉवल में ही बाहर आ जाए। अब सर्वेंट बाहर आकर बोलती है सर मैंने नहा लिया है। तो हितोयोशी बोलता है गया मौका हाथ से। और वो उससे कैबेज काटने बोलता है तो सर्वेंट उस कैबेज को हवा में उछाल के काट देती है। हितोयोशी बोलता है आज मैं टोनकात्सु खाने के लिए लाया हूँ। तो सर्वेंट बोलती है ये क्या होता है? हितोयोशी पूछता है क्या तुमने कभी ये खाया नहीं है? तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ, दरअसल मुझे खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस पेट भरने के लिए खाना खाती हूँ और मैंने कभी खाने के स्वाद की परवाह नहीं की। तो हितोयोशी उस खाने की तारीफ करता है पर फिर भी सर्वेंट कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो हितोयोशी अब खाना सर्व करता है, फिर वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है मेरा कोई नाम नहीं है, आज तक मुझे मेरे कस्टमर्स ने मुझे अलग अलग नाम से बुलाया है, तो आप भी किसी भी नाम से बुला लीजिए। हितोयोशी बोलता है ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हें मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा और बाद में तुम्हें कोई अच्छा सा नाम सोचकर तुम्हें बताऊंगा। तो वो अपने मन में बोलती है अजीब बात है, आज से पहले मुझे कभी अपने नाम की इतनी परवाह नहीं थी। और वो दोनों खाना खाते हैं तो हितोयोशी उससे पूछता है तो बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? तो मिस सर्वेंट बोलती है ये अच्छा है। हितोयोशी बोलता है मैंने तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दिया है। तो मिस सर्वेंट अपने मन में सोचती है मेरा कोई नाम नहीं है। फिर हमें उसके बॉस की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा शाबाश तुम पास हो गई हो और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा ठंडा है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा, पर उसका नाम अभी हमें पता नहीं चलता। तभी हितोयोशी बोलता है तुम टोनकात्सु बिना कुछ लगाए खा रही हो, और वो उसे टोनकात्सु सॉस देता है। तो उसे उसके साथ ट्राई करती है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब रात के वक्त जब वो सो रहा था तो एक सपना देखकर उठता है और उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। तभी उसे भूख लग जाती है तो वो किचन की तरफ जाता है पर उसे किचन से कुछ आवाज आती है और वो कुछ गलत समझकर वहाँ जाता है तो देखता है उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है।
है, पर वो तो वहाँ सॉस खा रही थी। हितोयोशी को देखकर वो उससे माफी मांगने लगती है, तो हितोयोशी बोलता है कोई बात नहीं, और वो उससे पूछता है तुम्हें भूख लगी थी? मुझे भी लगी थी, तो चलो मेरे पास एक आइडिया है। और वो दोनों गार्डन में बैठकर खाते हुए बातें करने लगते हैं। मिस सर्वेंट उससे पूछती है क्या आपने कोई बुरा सपना देखा था? तो हितोयोशी उससे बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो वो उसे बताती है जब मैं किचन में जाने के लिए आपके कमरे से गुजर रही थी तो आपके कमरे से मैंने अजीब आवाज सुनी। मुझे लगा कि आपको कोई मारने आया है, इसलिए मैं बिना डोर नॉक किए अंदर आ गई। तो उससे पूछता है क्या तुमने मुझे देखा? तो बोलती है हाँ। तो हितोयोशी एम्बेरेस्ड होते हुए पूछता है क्या मैं कुछ बोल रहा था? तो बोलते हैं हाँ, आप बार बार मॉम बोल रहे थे। और फिर वो अपने सपने के बारे में बताने लगती है। मेरे सपने में टोनकात्सु सॉस मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। लेकिन जब मैं उसे खाने गई तो मेरी नींद खुल गई, और ये मेरा पहला ऐसा सपना था। नहीं तो पहले मुझे किसी को मारने या खुद मर जाने के सपने आते थे, लेकिन जब मेरी नींद खुलती थी तो मुझे उन सपनों को लेकर कभी कुछ फील नहीं होता था। लेकिन पहली बार मैं चाहती थी कि ये सपना कभी खत्म ना हो, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको इतना बुरा सपना आया, और मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको अच्छा फील कैसे कराऊं। यही सोच करके मैं और ज्यादा परेशान हूँ। तो हितोयोशी उसे अपने सपने के लिए सॉरी बोलता है, और मुझे बचपन में अक्सर ऐसे सपने आते थे और मैं रोते हुए उठ जाता था, और जब तक मैं अपना सर अपनी मॉम के गोद में नहीं रखता था मुझे नींद नहीं आती थी। तो सर्वेंट उसे अपने गोद में सोने के लिए बोलती है, तो हितोयोशी उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसका दिल रखने के लिए उसकी गोद में सो जाता है। इससे सर्वेंट खुश हो जाती है और पूछती है अब तो आपको अच्छे से नींद आएगी ना? तो हितोयोशी उसे थैंक यू बोलता है। अब हम सर्वेंट को साफ सफाई करते हुए देखते हैं। तभी वह हितोयोशी आता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और इतने अच्छे से साफ सफाई करने के लिए सर्वेंट को थैंक यू बोलता है। अब वो लोग कचड़े को बाहर फेंकने जाते हैं तो हितोयोशी को अपने घर के बाहर एक छोटा डॉग मिलता है, और उस डॉग के बगल में एक लेटर था जिसे सर्वेंट पढ़ करके बताती है, जिसमें लिखा था मैंने इसे एक छोटा डॉग समझ के रखा था, लेकिन इस स्पीशीज के डॉग बहुत बड़े होते हैं और ये मेरे घर के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जो सुनकर हितोयोशी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कितनी मतलब ही है, और फिर वो डॉग को प्यार करने लगता है। तो सर्वेंट पूछती है आप इसे अडॉप्ट करेंगे? तो हितोयोशी बोलता है हाँ, इसे ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ ये छोटा है, पर अगर ये जीना चाहता है तो आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दीजिए, ये किसी न किसी तरह से बच ही जाएगा। जानवरों को सर्वाइव करना आता है, किसी जानवर पर दया करके उसे बचाने का परिणाम खतरनाक हो सकता है, क्या पता छोड़ा जाना इसकी किस्मत में लिखा हो। अगर ऐसे जानवर खुद से ताकतवर ना हो और दुनिया के माहौल में ना ढाले तो ऐसे जानवरों को कुदरत में मरना तय है। ये सब बताने के बाद वो पूछती है क्या आप अब भी इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? तो हितोयोशी बोलता है मुझे ये सारी बातें समझ नहीं आती, मगर कल जब तुमने मेरी जान बचाई तब तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें मुझ पे दया आ गई। ये सुनकर सर्वेंट हितोयोशी की बातों में खो जाती है। फिर वो उस डॉग को घर के अंदर ले आता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो सर्वेंट को देखता है जो उस डॉगी से बहुत दूर खड़ी थी, तो उस डॉगी को सर्वेंट के पास ले जाता है, लेकिन सर्वेंट और दूर चली जाती है। तो हितोयोशी पूछता है क्या तुम्हें डॉगी से डर लगता है? तो सर्वेंट बड़े प्यार से बोलती है मुझे डॉगीज पसंद नहीं, इसलिए मुझे डॉगीज से डर लगता है। हितोयोशी उसका ऐसा चेहरा देखकर बोलता है कितनी क्यूट है ये। फिर सर्वेंट डरते हुए बोलती है अगर आपका यही ऑर्डर है कि मैं इस डॉगी को छूऊं तो मैं इसे छूने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हितोयोशी उसे ऐसा डरते हुए देखकर मना कर देता है और उससे पूछता है तुम्हें डॉगीज से डर क्यों लगता है? तो सर्वेंट बताती है जब मैं छोटी थी और एक इंसान को अपना मेंटर मानती थी तो उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पर मुझे वाइल्ड डॉग्स के साथ जंगल में छोड़ दिया। इस पर हितोयोशी बोलता है ऐसे तो कोई भी डर सकता है, तब तो इस डॉगी को यहाँ रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वेंट ये सुनकर अपने आप को दोष देने लगती है, तो हितोयोशी उसे बोलता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, और उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए इस डॉगी का ख्याल रख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये भी मेरी तरह अकेला फील करे। तो सर्वेंट हितोयोशी के लिए उस डॉगी को अपने पास ले लेती है। फिर हितोयोशी उससे पूछता है वैसे तुम्हें डॉगी से डर क्यों लगता है? तो सर्वेंट बताती है उनके बड़े बड़े नाखून, नुकीले दांत और तेज आंखें, इन्हीं चीजों की वजह से मैं डॉगी से डरती हूँ। इस पर हितोयोशी बोलता है लेकिन मैं इसे देखता हूँ तो मुझे मोची केक की याद आती है। तो सर्वेंट पूछती है आप उस केक की बात कर रहे हैं जो राइस से बनती है? तो हितोयोशी बोलता है हाँ हाँ वही। तभी वो डॉगी सर्वेंट की उंगली को मुंह में ले लेता है। इससे सर्वेंट की बॉडी में करंट दौड़ जाता है, जिस वजह से वो उस डॉगी को फेंकने वाली होती है, लेकिन हितोयोशी उससे बोलता है ये ऐसे ही काट रहा है, प्लीज इसे फेंकना मत, और उससे डॉगी को ले लेता है और उससे थोड़ा प्यार करता है। फिर वो दोनों डॉगी को चेकअप के लिए ले जाते हैं और क्लिनिक में पहुंचने के बाद वो सर्वेंट से बोलता है तुम डॉगी के लिए पास के स्टोर से इसकी जरूरतों का सामान ले आओ। फिर सर्वेंट डॉगी के लिए शॉपिंग करने लगती है। फिर शाम को हितोयोशी अपने घर लौटते हुए सर्वेंट को शॉपिंग करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर सर्वेंट हितोयोशी से बोलती है आप बहुत अच्छे इंसान है, जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए जब मैं कोई
गड़बड़ करती हूँ और आप मुझे माफ करते हैं, तब मुझे लगता है कि हम दोनों कितने अलग हैं। आज तक मैंने वही किया जिसके लिए मुझे ट्रेन किया गया था, लेकिन जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं वो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं हर बार हर चीज में फेल हो रही हूँ। मैं वो इंसान कैसे बनूंगी जिसकी आपको जरूरत है? और ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था, तरह तरह के खेल खेलने पड़ते थे। हमारे बॉस को एज और जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक हमारे पास स्किल से हमें काम मिलता रहता था, वहाँ हमें कुछ भी चीज हासिल करने के लिए बस एक ही काम करना पड़ता था, जो कि था दूसरों को मारना। लेकिन यहाँ सब अलग है और मैं जिस काम में माहिर हूँ वो सब यहाँ बेकार। काश मैं आपसे इस पपी की तरह पहले मिली होती, तब मुझे पता चलता ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये सब कहते हुए वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रही होती है। हितोयोशी इसकी ये सारी बातें सुनकर बोलता है, तुम अपना पहला काम छोड़कर एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती हो, है ना? सर्वेंट पूछती है, क्या ये पॉसिबल है? तो हितोयोशी बोलता है, अगर दिल से चाहो तो सब पॉसिबल है। हितोयोशी की बात सुनकर सर्वेंट बहुत सोचती है और अपने मन में बोलती है, इससे पहले मेरी आइडेंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि मुझ जैसी लड़की को जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ मारना होगा। फिर वो दोनों एक साथ सनसेट देख रहे होते हैं। तभी हितोयोशी कहता है, जब तुम मेरे घर पहली बार आई थी तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ये सुनकर सर्वेंट को शॉक लगता है, तो वो उसे समझाता है, मैंने कभी अपनी लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को नहीं देखा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रहा तब मुझे पता चला तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर वो हितोयोशी से पूछती है, मैं एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो उसे बताता है, तुम गलतियां करने से डरती हो, लेकिन तुम्हें पता है इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सर्वेंट गोभी काटते हुए सोच रही थी, ओकोनोमियाकी ये किस तरह की डिश है, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट सॉस है। मेरे ख्याल से गोभी सॉस के साथ अच्छी लगेगी। तभी वहाँ अचानक डॉगी आकर सर्वेंट के पैर को सहलाने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी तरफ नाइफ करते हुए बोलती है, तुम बिना आवाज के अंदर कैसे आ गए? तुम एक डॉग नहीं एक बहरूपिया हो। जिससे वो डॉग बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन सर्वेंट उसकी फीलिंग समझ जाती है और उसे खाने के लिए डॉग फूड दे देती है। तभी वहाँ हितोयोशी भी आ जाता है और सर्वेंट को डॉग को खाना खिलाने के लिए थैंक यू बोलता है और डॉग को एक प्यारा सा नाम देता है जो है मोचितारो। ये नाम सर्वेंट और डॉग को भी बहुत पसंद आता है। फिर वो हितोयोशी से बोलती है, नॉर्मल लड़की बनने के लिए मैं मोचितारो की देखभाल करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर हितोयोशी बोलता है, मुझे पूरा भरोसा है तुम ये काम कर लोगी, जिसे सुनकर सर्वेंट को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों उस डॉग के साथ थोड़ा खेलते हैं। अब हम अगले सीन में हितोयोशी और सर्वेंट को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ सर्वेंट पहली बाइट लेकर एक बच्चे की तरह हितोयोशी की तारीफ करने लगी है। तो हितोयोशी बोलता है, इसे पहली बार बच्चे की तरह बोलते हुए देखा है। सर्वेंट को ओकोनोमियाकी बहुत पसंद आता है, जिस वजह से हितोयोशी उसके लिए और ओकोनोमियाकी बनाने लगता है। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। मोचितारो से दोस्ती करने के लिए ये मेरी तरफ से इनाम समझना। तो सर्वेंट बोलती है, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी एक नाम दे। तो हितोयोशी उसका नाम रखने के लिए उसका बर्थडे पूछता है, लेकिन सर्वेंट को अपना बर्थडे याद नहीं था, तो इसलिए वो बताती है, मेरा जन्म सर्दियों में हुआ था और जब मैं पैदा हुई थी तब बहुत ज्यादा स्नो गिर रही थी। ये सुनकर हितोयोशी उसको यूकी नाम देता है। यूकी का मतलब स्नो होता है। ये सुनते ही सर्वेंट को अपने बॉस की बात याद आती है, तुम जैसी गोल्ड ब्लेडेड का नाम श्वेय होना चाहिए, यानी स्नो। फिर हितोयोशी सर्वेंट को बताता, मुझे स्नो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सफेद और खूबसूरत होती है। हितोयोशी की बातें सुनकर सर्वेंट बोलती है, इसकी कही हर एक बात मेरे दिल पर छू जाती है। फिर सर्वेंट बार बार यूकी नाम बोलते हुए हितोयोशी को थैंक यू बोलती है इतना प्यारा नाम देने के लिए, जिससे हितोयोशी भी बहुत खुश होता है और बोलता है, ये एक नॉर्मल लड़की की तरह स्माइल भी करती है। अब हमें दिखाया जाता है यूकी मोचितारो के साथ खेल रही होती है। तभी हितोयोशी उसे आवाज देते हुए अपनी मदद के लिए बुलाता है। तो यूकी पूछती है, आपको क्या मदद चाहिए? तो हितोयोशी उसे कान छेदने की मशीन दिखाते हुए बोलता है, मुझे इस चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जब से मेरे दोस्त ने कान छिदवाए मुझे भी कान छिदवाने का मन है, लेकिन मैं खुद से अपने कान नहीं छेद पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने देखा तुमने भी कान छिदवाए, इसलिए एक एक्सपीरियंस इंसान से कान छिदवाना सेफ होगा। तो यूकी इसके लिए मान जाती है। फिर हितोयोशी कान छेदने लगती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है और बोलती है, पता नहीं क्यों पर मेरे हाथ कब कपा रहे हैं, या मैं फिर से काम में फेल हो गई। और सॉरी कहते हुए बोलती है, मैं आपके कान में छेद नहीं कर सकती, आपके कान से खून निकले मैं देख नहीं पाऊंगी। ये सुनकर हितोयोशी चौंकते अपने मन में बोलता है, मगर मुझे लगा ये लोगों का खून निकालने में तो एक्सपर्ट होगी। तभी हितोयोशी के घर की डोरबेल बजती है। फिर यूकी डोर खोलती है और दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम हितोयोशी की छोटी बहन हो ना, और उसे घर के अंदर बुला लेती है। फिर हितोयोशी की बहन घर के अंदर आकर बोलती है, घर कितना क्लीन है, पप्पी कितना सॉफ्ट है, और मुझे नहीं पता था ये सर्वेंट इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सब कहते हुए वो हितोयोशी पर गुस्सा करने लगती है और उसके गाल खींचते हुए बोलती है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हमने मैसेजेस पर बात की, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी इनके बारे में नहीं बताया। इस पर हितोयोशी बोलता है, मैं नहीं चाहता था मॉम परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो हितोयोशी की बहन गुस्सा होते हुए बोलती है, तुमने मॉम को बताया पर मुझे क्यों नहीं बताया? और उसके गाल खींचते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलते हुए उसके गाल और ज्यादा तेज खींचने लगती है। तो यूकी उन दोनों से कुछ बोलती है, तो हितोयोशी की बहन उसकी खूबसूरती देखकर बोलती है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और दूसरी तरफ घूम जाती है। लेकिन सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हितोयोशी उसे बताता है, दरअसल
दरअसल इसको खूबसूरत लोग कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझे पता था ये बवाल करेगी, इसलिए मैंने इसे कुछ नहीं बताया था। इस पर हितोयोशी की बहन गुस्सा होते हुए अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल देती, तो हितोयोशी उसे अपनी उंगलियां मुंह से निकालने के लिए बोलता है। उसके बाद हितोयोशी की बहन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ रिको, अपने बेवकूफ भाई की छोटी बहन, और मैं बहुत ज्यादा होशियार और समझदार हूँ, मिलकर अच्छा लगा। और यूकी से उसका नाम पूछती है, तो यूकी उसे अपना नाम बताती है, मेरा नाम यूकी है और ये प्यारा सा नाम मुझे हितोयोशी सर ने दिया है। फिर वो रिको को अपने बारे में बताने लगती है, मैं पहले लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। ये सुन के हितोयोशी उसे रुकने के लिए बोलता है, पर यूकी उसके बातों पे ध्यान न देकर रिको को आगे बताती है, मेरा कोई नाम नहीं था, इसलिए मैंने हितोयोशी को एक नाम देने के लिए बोला। ये सुनकर रिको हितोयोशी से चौंकते हुए पूछती है, क्या ये सच है? जिस पर हितोयोशी बोलता है, हाँ ये सच है। ये सब सुनकर रिको एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ये तो सुपर से भी ऊपर है, और यूकी को अपनी नोटबुक देकर ऑटोग्राफ मांगती है। फिर यूकी अपना ऑटोग्राफ देने लगती है, तो रिको धीरे से हितोयोशी से बोलती है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कम और हाई क्लास लेडी ज्यादा लग रही है। फिर यूकी ऑटोग्राफ देकर उसे नोटबुक वापस करती है, तो दोनों उसका ऑटोग्राफ देखकर अपने मन में बोलते हैं, ये तो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। जिससे यूकी घबराते हुए बोलती है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जिस पर रिको बोलती है, नहीं, बस मैं तुम्हारी अनोखी हैंडराइटिंग नोटिस कर रही थी। तो यूकी बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे 12 भाषाएं आती है और यही मेरी ताकत है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए दुनिया भर में भेजा जाता था, हालांकि मुझे कभी कैलीग्राफी नहीं सिखाई गई, इसलिए मेरी राइटिंग दिखने में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन रिको अपनी नोटबुक वापस लेते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, ये बहुत क्यूट है क्योंकि तुम मेरे लिए किसी आइडल से कम नहीं हो। ये सुनकर यूकी बहुत खुश होती है। तभी रिको बोलती है, मुझे एक आइडिया आया, इस साल के रिसर्च असाइनमेंट के लिए मेरा टॉपिक होगी मिस यूकी। और यूकी से पूछती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो यूकी बोलती है हाँ, और यूकी को अपने किलर मूव्स दिखाने के लिए बोलती है, मैं एक खूबसूरत सर्वेंट के किलर स्किल्स पर किलर नोट से एक किलर डायरी लिखने वाली हूँ। तो यूकी उसे अपने किलर मूव्स दिखाने के लिए आंगन में ले जाती है, जहाँ यूकी रिको के सर पर एक एप्पल रखकर अपना किलर मूव दिखाने स्टार्ट करती है, जहाँ वो एक लंबा जंप करते हुए नाइफ एप्पल पर मारती है और नीचे आ जाती है। ये देखकर रिको बहुत खुश होती है और सब कुछ नोट करने लग जाती है। फिर वो यूकी से पूछती है, ये नाइफ आपने कहाँ से निकाला और आपके पास कितने नाइफ्स है? तो यूकी उसे बताती है, ये नाइफ मैंने अपने कोट पॉकेट में से निकाला और पहले मेरे पास 16 नाइफ्स थे। फिर हितोयोशी ने कहा, 16 नाइफ्स ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए अब मैं 5 नाइफ्स रखती हूँ। तो रिको पूछती है, अब वो 5 नाइफ्स किधर है? फिर यूकी उसे बताती है, एक नाइफ मेरे कोट पॉकेट में है और दोनों पैर पर 2-2, और स्कर्ट ऊपर करके उसे दिखाने लग जाती है। हितोयोशी ये देखकर दोनों को रुकने के लिए बोलता है। उसके बाद हम रिको को देखते हैं, जो यूकी के बेल के बारे में पूछती है, ये क्या है और ये काम में डिस्टर्ब नहीं करती? तो यूकी बताती है, मेरा लकी चार्म है और जब तक मेरा टारगेट इसकी आवाज सुनता है मेरा वार हो चुका होता है। रिको ये सुनकर बोलती है, मैं भी ये बोलना चाहती हूँ, और वो ये बोल ही रही थी तभी उसके पेट से आवाज आती है, और हितोयोशी ये सुनकर हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। तो रिको यूकी से पूछने लगती है, तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी डिश बनानी आती है? तो यूकी उसे गोभी काट कर दिखाती है। फिर वो लंच करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तभी रिको खाते हुए वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ देखती है और उस बोर्ड को देखकर बोलती है, लगता है आज मेला लगा है, और सबसे पूछती है, क्यों ना आज हम मेले में चले? तो हितोयोशी से बोलते हैं, वहाँ कात्सुदा सॉस मिलेगा। ये सुनते सर्वेंट के मुंह में पानी आ जाता है और वो सब मेले में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वो लोग मेला देखने आ चुके थे। फिर वो सब एक साथ सबसे पहले शूटिंग गेम खेलने के लिए आते हैं, जहाँ रिको निशाना लगाकर एक चीज पर शूट करती है, लेकिन उसका निशाना खराब था। तभी वहाँ सर्वेंट भी आती है और ट्राई करती है, पर उसका भी निशाना नहीं लगता। तो वो बोलती है, शूटिंग मेरी ताकत नहीं है। फिर वो दूसरा गेम खेलने के लिए आते हैं, जहाँ यूकी उस गेम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। तो रिको उसे देखकर बोलती है, मुझे भी सिखाओ, ये तुमने कैसे किया? फिर यूकी उसे सिखाने लगती है। फिर वो कुछ खाने के लिए कात्सुदा शॉप पर आते हैं, जहाँ यूकी सॉस सैंडबे का पहला बाइट लेती है और उसके स्वाद में खो जाती है। उसके बाद वो उसे तेजी में खाने लग जाती है। ये देखकर शॉपकीपर उसे एक सॉस सैंडबे फ्री में देता है, जिससे यूकी जो खाना खा रही थी वो उसके गले में फंस जाता है। तो रिको उसके पीने के लिए कुछ लेने जाती है, इसलिए वो दोनों वही एक बेंच पर बैठकर रिको का इंतजार करने लगते हैं। फिर हितोयोशी उससे पूछता है, क्या तुम पहले कभी मेले में नहीं गई? तो यूकी से बताती है, हाँ गई थी, लेकिन मैं पहले इस तरह नहीं गई थी, मेरे जाने की वजह कुछ और थी। फिर वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगती है, जिसमें वो इसी मेले में किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी। तभी वहाँ फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों उस फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ रिको आ जाती है और यूकी को ड्रिंक देकर उनके साथ फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगती है। अब हम रात को इनको वापस मेले से आते हुए देखते हैं, जहाँ रिको यूकी को और सिनबे खाने से मना कर रही होती है, क्योंकि यूकी पहली 8 सिनबे खा चुकी थी। तभी पीछे से तेजी में एक बाइक वाला आ रहा होता है, तो हितोयोशी ये देखकर चिल्लाते हुए उन दोनों को साइड हटने के लिए बोलता है, लेकिन बाइक वाला रिको से टकराने वाला होता है। तभी सर्वेंट रिको को गोद में उठाकर साइड में हट जाती है। फिर हितोयोशी उन दोनों के पास आकर रिको से पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन रिको बोल रही होती है, डैड को छोड़कर मुझे पहली बार किसी ने राजकुमारी की तरह गोद में उठाया। और वो देखते हैं कि रिको को बचाने के चक्कर में यूकी का सॉस सैंडबे गिर जाता है। तो
हितोयोशी उसको उठाते हुए बोलता है ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने चोरी करने के साथ हमें लगभग कुचल ही दिया था। हितोयोशी की बातें सुनते ही सर्वेंट स्पाइडर वुमेन बन जाती है और बिल्डिंग्स पर छलांग मारते हुए उस चोर का पीछा करने लग जाती है। रिको और हितोयोशी यूकी को रोकने के लिए यूकी का पीछा करने लग जाते हैं, पर यूकी तो बिजली की रफ्तार से भाग रही थी, इसलिए वो दोनों एक शॉर्टकट लेते हैं। फिर हम यूकी को देखते हैं जो उस चोर के पास पहुंच चुकी थी। तभी वो बिल्डिंग से छलांग लगाती है और नाइफ्स को निकालकर उसके टायर पर निशाना लगाती है, जिस वजह से उसका टायर खराब होकर वो नीचे गिर जाता है। फिर यूकी भी नीचे आकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो हितोयोशी देखता है उसके हाथों में चाकू है, इसलिए वो यूकी को रुकने के लिए बोलता है, पर यूकी उसके पास जाकर एक टपली मारती है और हितोयोशी को बोलती है मुझे भूख लगी है। तो हितोयोशी बोलता है हम सॉस सेनबे फिर से लेने चलते हैं और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं वो सॉस सेनबे खरीद कर रिको को उसके घर छोड़ने जा रहे थे, जहाँ यूकी उससे पूछती है ये रिसर्च असाइनमेंट सिर्फ तुम करती है बाकी सबको भी करना पड़ता है? तो रिको बोलती है हाँ सभी को करना पड़ता है। और यूकी से पूछती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई, और उसे स्कूल के बारे में बताने लगती है जहाँ बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और हम क्लब्स ज्वाइन करते हैं। स्कूल बहुत मजेदार चीज है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो मैसेज उसकी मॉम का था, इसलिए वो घर जल्दी जाने लगती है। और यूकी हितोयोशी से बोलती है मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। तो हितोयोशी बोलता है हाँ अगर तुम्हें दोस्त बनाना है और पढ़ाई करनी है तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब हम देखते समर वेकेशन खत्म हो जाता है और नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है, जहाँ हम हितोयोशी को स्कूल में देखते हैं। तभी वहाँ हितोयोशी का एक फ्रेंड आता है और उसे बताता है एक खूबसूरत सर्वेंट हमारे स्कूल में ज्वाइन हुई है, जो सुनकर हितोयोशी के मुंह से सारा जूस बाहर आ जाता है और मन में बोलता है वो इतनी खूबसूरत है कि सब उसे ही देख रहे होंगे। और मेले वाले दिन के बाद वो कई बार रिको के साथ वॉक पर गई थी और वो सारे उसके बारे में बात कर ही रहे थे। तभी उनके टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और सबको एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कोई और नहीं यूकी ही थी, जो सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मैं हूँ यूकी ओकोया। दूसरी तरफ हम हितोयोशी को देखते हैं जो यूकी को जैसे ही देखता है उसकी आंखें बाहर आ जाती है। फिर उनके सर सबको बताते हैं ये हितोयोशी की कजन है और यूकी से बोलते हैं हितोयोशी के आगे एक सीट खाली है, तुम वहाँ जाकर के बैठ जाओ। फिर यूकी वहाँ जाकर बैठती है और हितोयोशी से बोलती है आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा हितोयोशी सर। ये सुनकर क्लासरूम के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। अब हम रिको को देखते हैं जो उन दोनों से पूछती है आज का दिन कैसा गया। हम हितोयोशी को देखते हैं जो स्टैचू बनकर खड़ा था। फिर हितोयोशी रिको से पूछता है ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना रिको? तो रिको खुश होते हुए बोलती है ये मेरा सरप्राइज था, लेकिन हितोयोशी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हम उन तीनों को साथ में घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ रिको हितोयोशी को बताती है मिस यूकी तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेती है, 3 दिन बाद मेरे पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, आखिर में तो ये मेरा होमवर्क भी करने लगी थी। फिर हम यूकी को देखते हैं जो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और हितोयोशी को सॉरी बोलती है क्योंकि वो रिको की बातों में आ गई थी। तो हितोयोशी बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने, जैसे तुम्हें मेरे स्कूल में एडमिशन मिला कैसे, तुम्हें ये कजन का आइडिया दिया किसने, और तुमने अपना सरनेम योकोया क्यों बताया? चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे ग्रेड में कैसे आ गई? और उससे भी जरूरी बात, तुम मुझे ये सब पहले भी बता सकती थी, मुझसे छुपा कर क्यों रखा? तो यूकी उसके सवालों का जवाब देने लगती है मेरे अंडरग्राउंड बहुत सारे कनेक्शंस हैं, मैंने उसी से अपना ट्रांसफर करवाया और कजन वाला आइडिया मिस रिको ने दिया। उन्होंने बताया अगर मैं कजन बनकर आऊंगी तो मुझे सब एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब मैं आपकी कजन हूँ तो इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे आपका सरनेम भी योकोया लगा लिया। मैं एज में आपसे बड़ी हूँ, लेकिन अगर हम दोनों एक ही ग्रेड में रहे तो मैं आपकी और अच्छी सेवा कर पाऊंगी। और जहाँ तक आपसे ये सब सीक्रेट रखने की बात है, मिस रिको ने कहा ये सब मजेदार रहेगा, इसलिए मैंने किया। तो इस पर रिको हितोयोशी को चिढ़ाने लगती है, इसलिए हितोयोशी को गुस्सा आता है और वो उसके सर पर मारता है। तो ये देखकर यूकी घबराते हुए बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने आपको गुस्सा दिला दिया? तो हितोयोशी बोलता है नहीं, मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, बस मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ और कुछ नहीं। फिर हितोयोशी भी उसे अपने साथ पढ़ने देने के लिए मान जाता है और बोलता है चलो साथ में एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में लंच ब्रेक की बेल बज चुकी थी और सारे कात्सुदा ब्रेड चिल्लाते हुए क्लास के बाहर जा रहे थे। ये सुनकर यूकी हितोयोशी से बोलती है मुझे कात्सुदा ब्रेड खाना है। तो हितोयोशी उसे बताता है बेल बजते ही हर कोई कात्सुदा ब्रेड खाने के लिए भागता है, तो मुझे नहीं लगता वो हमें मिल पाएगा। तो यूकी पूछती है ऐसा क्यों? तो हितोयोशी उसे बताता है कात्सुदा साइड डिश स्टोर जल्दी बंद हो जाता है, तो स्कूल के बाद कोई भी स्टूडेंट वहाँ वक्त रहते पहुँच नहीं सकता, तो इसलिए हमारे स्कूल का जो स्टोर है वो हर वेडनेसडे कुछ चुनिंदा ब्रेड के आइटम्स को सर्व करता है, और इन सभी ब्रेड में से सबसे पॉपुलर ब्रेड याकिसोबा, जिसमें कात्सुदा और सॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसे कात्सुदा ब्रेड बुलाते हैं, और मुझे कात्सुदा सैंडविच ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्लासरूम इस स्टोर से सबसे ज्यादा दूर है, तो हम वक्त रहते वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। फिर यूकी हितोयोशी से बोलती है मैं कात्सुदा ब्रेड किसी भी हाल में लेकर के आऊंगी, और क्लासरूम की विंडो खोलते हुए बोलती
बोलती है मैं यूं गई और यूं आई, और बुलेट की रफ्तार से विंडो से कूदकर स्कूल के रूफ टॉप पे पहुंच जाती है। तभी हितोशी भी वहाँ आ जाता है और यूकी को रोकने लगता है, लेकिन यूकी उसकी बातों पे ध्यान न देकर कात्सुदा शॉप की तरफ जाने लगती है। फिर हितोशी अपने आप से बोलता है मैंने उसे फिर से जाने दिया, नहीं मैं उसे रोक ही नहीं सकता, मेरे लिए उसे रोकना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका फेस एक आइसक्रीम खाने वाली छोटी बच्ची की तरह लगता है। मैं उस फेस को अच्छी तरह पहचानता हूँ। और अपनी बहन रिको को याद करने लगता है और बोलता है वो अपनी पसंदीदा आइसक्रीम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और एक लड़की की ताकत ऐसे ही पलों में सबसे ज्यादा नजर आती है। इसका मतलब वो इस समय कात्सुदा सॉस खाना चाहती है और उसने ये ठान लिया है कि वो ये खा कर रही तो उसे कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आंधी को कोई नहीं रोक सकता। कहाँ यूकी नॉर्मल बनने चली थी, लेकिन कात्सुदा ब्रेड ने उसे पागल कर दिया है। और वो नीचे भागते हुए बच्चों को देखते हुए बोलता है कात्सुदा ब्रिगेड की पहली लहर। कात्सुदा ब्रिगेड में वो लोग आते हैं जो कात्सुदा ब्रेड के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कात्सुदा ब्रेड पाने के लिए अपनी पैरों की ताकत को रोज ट्रेनिंग करके बढ़ाते हैं। और कात्सुदा ब्रेड को खाते समय वो उसके फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए एक मिस्टीरियस डांस भी करते हैं। फिर हितोशी बोलता है अरे नहीं बहुत बुरा होने वाला है, मिस यूकी जो अभी नीचे उतरने वाली है कात्सुदा ब्रिगेड से टकराएगी, वो भी स्टोर के सामने मैं फ्यूचर देख सकता हूँ जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हम यूकी को देखते हैं जो बिल्डिंग से कूद जाती है और स्टोर के सामने आकर अपने कपड़े ठीक करती है और अंदर जाकर बोलती है मुझे एक कात्सुदा ब्रेड और एक कात्सुदा सैंडविच चाहिए। अब हम यूकी को हितोशी से माफी मांगते हुए देखते हैं जो बोलती है मैं आपके लिए कात्सुदा सैंडविच नहीं ला पाई, उन्होंने कहा कात्सुदा साइड डिश स्टोर में एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही ब्रेड मिलता है, इसलिए हितोशी उससे दूसरा ब्रेड ले लेता है। तो यूकी बोलती है नहीं आप कात्सुदा ब्रेड खा लीजिए। तो हितोशी उसे मना करते हुए बोलता है ये मैं पहले भी खा चुका हूँ, तुमने इसे आज तो वाकई में ही जीता है। तो यूकी उसे थैंक यू बोलते हुए खाने लगती है। फिर यूकी थोड़ा कात्सुदा ब्रेड तोड़कर हितोशी को देते हुए पूछती है कि आप इसे खाना चाहेंगे। तो हितोशी बोलता है इसकी क्या जरूरत, ये वो बोल ही रहा था तभी सर्वेंट वो छोटा पीस उसके मुंह में ठूस देती है और पूछती है आपको कैसा लगा। तो हितोशी शर्म से लाल होते हुए बोलता है तुमने खिलाया तो ये और भी अच्छा था। अब हमें रात को हितोशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिको मोचितारो से बोलती है आज मैं यही सोने वाली हूँ। तो हितोशी बोलता है तुम पूरे समर वेकेशन यही तो रही हो। इस पर रिको बोलती है मैं आपके लिए नहीं अपने लिए यहाँ रुक रही हूँ, मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन का प्यार चाहिए था। और हितोशी को अपने प्लान के बारे में बताने लगती है। हम पूरी रात फैशन की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे और आधी रात को मंच करेंगे। करने के लिए कितना कुछ है। जब बचपन से बड़ी बहन की इतनी चाह थी कि मैंने आपको भी यकीन दिला दिया कि आप मेरी बड़ी बहन हो। और हितोशी को एक बड़ी बहन के रूप में इमेजिन करने लगती है जिससे हितोशी गुस्सा हो जाता है। और आगे रिको बोलती है मुझे एक कमाल का आइडिया आया है, अगर आप और मिस यूकी शादी कर लो तो आपके साथ मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। और उन दोनों को इमेजिन करने लगती है। तो हितोशी बोलता है लेकिन इसमें इसने मुझे क्यों उठा रखा है। तो रिको बताती है क्योंकि आप नहीं उठा सकते और मुझे लगता है कि मिस यूकी आपसे प्यार करती है। तो हितोशी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक किलर है, लवर नहीं। तो रिको बोलती है आपको क्या लगता है एक लड़की का दिल कौन समझ सकता है, आप या फिर मैं। तो हितोशी उसके बात से एग्री करता है और बताता है जब उसने मुझे कात्सुदा ब्रेड खिलाया था तब उसके आंखों में मासूमियत थी। ये सुनते ही रिको मोचितारो के गाल खींचने लगती है और बोलती है भैया आप मजाक कर रहे हो, वो अपने दिल का इजहार करने के करीब है और आपने शादी की तैयारी कर ली है। हितोशी बोलता ख्याली पुलाव मत पकाओ। तभी वहाँ यूकी भी आ जाती है और रिको उससे अपनी भाभी बनने के लिए पूछती है, लेकिन हितोशी उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोल रहा था। इधर यूकी बोलती है हाँ मुझे हितोशी सर पसंद है। अब हम देखते हैं वो गार्डन में खाते हुए बातें करने लगते हैं। फिर रिको हितोशी से बोलती है आप यही सोच रहे हैं ना, अगर आप यूकी से शादी कर लोगे तो आपको ऐसा नजारा रोज देखने को मिलेगा। तो यूकी बोलती है लेकिन मैं शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो हितोशी बोलता है मतलब मुझे शादी अकेले निभानी होगी। तो रिको यूकी को बताती है जापान में जब लड़के 18 के होते हैं तो वो शादी कर सकते हैं, तब तुम ऑफिशियली योकोया बन जाओगी। तो हितोशी रिको को उसकी बकवास बंद करने के लिए बोलता है। इस पर रिको हितोशी से बोलती है आपको खुशी नहीं होगी जब आपको मिस यूकी जैसी खूबसूरत दुल्हन मिलेगी, हाइपोथेटिकली बताओ मुझे। तो यूकी उसे देखने लगती है। तो हितोशी बोलता है हाँ होगी, जिससे रिको खुश होकर बोलती है रिश्ता पक्का हो गया। तभी वहाँ हम झाड़ियों के पीछे किसी को उन पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में हितोशी सो रहा होता है, जो देखकर उसके सर उसकी तरफ चौक फेंकते हैं क्योंकि किसी की नजरों में आए बिना उस चौक को 2 टुकड़ों में बांट देती है। फिर वो दोनों चौक के टुकड़े हितोशी की आंख में घुस जाते हैं, जो देखकर यूकी बोलती है मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि चौक के 2 टुकड़े कैसे हो गए। फिर वो अपने आंखों को दिखाने के लिए स्कूल के क्लिनिक में जाता है जहाँ एक नीले बालों वाली लड़की थी। तो हितोशी उस नीले बालों वाली लड़की से पूछता है नर्स मारुयामा कहाँ है। तो वो बोलती है आज उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ और मेरा नाम नित्ता है। और उससे पूछते तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है। तो
वो बताता है चौक से मेरी दोनों आंखों में चोट लग गई है, और हितोयोशी से यूकी के बारे में पूछने लगती है। तो हितोयोशी बताता है हाँ वो मेरी कजन। ये सुनकर वो हंसने लगती है और उसकी आंखों को चेक करके बोलती है तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है, और डोर लॉक करके हितोयोशी के पास आती है। हितोयोशी उसे इतना करीब देखकर पीछे होता है तो वो बेड पर गिर जाता है और उससे जबरदस्ती करने लगती है। तभी अचानक वहाँ यूकी आ जाती है। हितोयोशी उसे जैसे ही देखता है वहाँ से भागकर यूकी के पास आता है और रोते हुए बोलता है अगर तुम नहीं आती तो मेरी इज्जत लूट जाती। तो यूकी नीता से पूछती है आप मुझे बताएंगे यहाँ हो क्या रहा था। तो नीता बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इस पर हितोयोशी बोलता है आपके इस मजाक के चक्कर में ये बच्चा बाप बन जाता। तो नीता बोलती है तुम बहुत क्यूट हो, एक छोटे हैमस्टर की तरह। तो हितोयोशी बोलता है फिर शुरू हो गई और उसे आई ड्रॉप देती है। तो हितोयोशी बोलता है प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तो नीता बोलती है तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन वो हितोयोशी को नीता से दूर ले जाती है। तो हितोयोशी रिको की बात याद करते हुए बोलता है क्या मिस यूकी को जलन हो रही है। फिर वो हितोयोशी को वहाँ से लेकर आ जाती है और बोलती है मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। लेकिन हितोयोशी तो कुछ और ही सोचते हुए बोलता है नहीं अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर यूकी उसे नीता के बारे में बताती है वो लड़की मेरे ही फील्ड की लगती है और मुझे यकीन है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये सुनकर हितोयोशी भी चौंक जाता है। फिर हम नीता को देखते हैं जिसके पास उसकी कैट आती है और ये वही कैट थी जो उन पर नजर रख रही थी, और हम नीता के ग्लासेस पर वही रात का सीन देखते हैं। इससे पता चलता है कि यही कैट थी जो उन पर नजर रख रही थी। हम देखते हैं नीता हमें बताती है मेरा एक ही सपना है, मैं एक आइलैंड पर बहुत सारे सुंदर लड़कों के साथ रहना चाहती हूँ और इसलिए मैं अपना सपना पूरा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बनी और लगातार मर्डर्स करती रही, और अगर मैंने यूकी को मार दिया तो मेरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। उसके बाद हम हितोयोशी को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि यूकी ने उस पर नजर रखी हुई होती है। तो हितोयोशी बोलता है मिस यूकी अगर तुम मुझ पर इसी तरह नजर रखी रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो यूकी बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मुझे फील हो रहा है कि कोई भी आप पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। तो हितोयोशी पूछता है इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो यूकी उसके बगल में लेट जाती है। इससे हितोयोशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और यूकी से बोलता है मुझे लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आई। तो यूकी परेशान होने लगती है और अचानक सीरियस होकर बोलती है अगर उसके लेवल की कोई मुझ पर नींद में हमला करती है तो उसे हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सुनकर हितोयोशी चौंक जाता है और फिर वो हितोयोशी को बताती है मुझे नहीं पता उसे मेरे बारे में कैसे पता चला और आखिरकार मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट तक पहुंच गया और मेरी वजह से आप भी इस चीज में इंक्लूड हो गए। और हितोयोशी का हाथ पकड़कर बोलती है चाहे कुछ हो जाए हमेशा मैं आपकी रक्षा करूंगी, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर हितोयोशी यूकी से बोलता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर तभी हितोयोशी को बहुत गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो विंडो खोल रहा होता है। तो यूकी उसे मना करती है और बोलती है मैं विंडो खोलती हूँ क्योंकि क्या पता कोई स्नाइपर हमारा बाहर इंतजार कर रहा हो। और विंडो खोलते उसे कासुदा सॉस की खुशबू आने लगती है और फिर वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे उसके फ्रंट गेट पर एक चीज रखी हुई दिखती है। ये देखकर वो बोलती है ये एक ट्रैप हो सकता है। तभी यूकी अपने साइड में देखती है जहाँ नीता ने हितोयोशी को पकड़ लिया था। नीता बोलती है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस जाओगी, यकीन नहीं होता तुम्हें ड्रैगन नाइन्स के व्हाइट वुल्फ बुलाते थे। ये सुनकर यूकी अपना नाइफ बाहर निकाल लेती है। तो नीता बोलती है अगर तुमने जरा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इस लड़की की आंखें नहीं बच पाएगी। ये देखकर यूकी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है अगर हितोयोशी सर को तुमने इतना सा भी दर्द दिया तो मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी। यूकी का ऐसा रूप देखकर नीता भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है मुझे ये लड़का नहीं, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकती। मैं इस लड़के के जरिए तुम्हारी जान लूंगी। रात को 2 बजे स्कूल आ जाना, तब तक मैं इस लड़के को कुछ नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम यूकी को देखते हैं जिससे अपने मेंटर की बातें याद आ रही थी। तुम्हारा काम कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कितना भी इनकार कर लो तुम हमेशा शो ही रहोगी, तुम एक खतरनाक किलर हो। ये सारी बातें याद करके वो अपने आप से बोलती है अगर मैं हितोयोशी सर से ना मिली होती तो कभी वो इस खतरे में नहीं पड़ते। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मारकर सारे सबूत मिटा दूंगी। हितोयोशी सर को बचाने के बाद मैं ये देश छोड़कर चली जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी शुए बनकर जीऊंगी। मैं हितोयोशी सर के बिना ही जिंदगी गुजारूंगी। फिर उससे हितोयोशी की बात याद आती है और बोलती है नहीं ये सही नहीं है, मैं हार नहीं मान सकती। अब हम हितोयोशी को देखते हैं जहाँ नीता उसके हाथ पैर बांध रही होती है और हितोयोशी से पूछती है तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में मार सकती हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी मिस यूकी की। तुम्हें कैसा लग रहा है क्योंकि मिस यूकी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में, उस पर गुस्सा आ रहा है या उससे नफरत हो रही है। ये सुनकर हितोयोशी बोलता है हाँ मुझे डर तो लग रहा है, पर मिस यूकी ने कहा था वो मुझे कुछ नहीं होने देगी और मुझे खुद से ज्यादा मिस यूकी पर भरोसा है। तो नीता बोलती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, पर मुझे शुए को अपने हाथों से मारना है। तो हितोयोशी सुनकर बोलता है शुए क्या ये मिस यूकी का नाम है? ये सुनकर नीता हैरान होते हुए पूछती है इतने समय से तुम शुए के साथ थे, उसके बारे में कुछ तो जानते होगे? तो हितोयोशी बोलता है बस यही कि वो पहले
पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी और अब मेरी सर्वेंट है। फिर निता हितोयोशी को यूकी के बारे में बताने लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक लोग देखे हैं, लेकिन वो उन सब में से सबसे अलग है। वो बिना सोचे समझे किसी को भी मार सकती है और द ड्रैगन्स 9 की 4th नंबर की किलर है और उसे शुए द व्हाइट वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो हितोयोशी पूछता है ये द ड्रैगन्स 9 क्या है, तो वो उसे द ड्रैगन्स 9 के बारे में बताने लगती है। द ड्रैगन्स 9 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का एक ग्रुप है जो दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को ट्रेन करता है। और अगर मैं इनके ग्रुप में से किसी एक मेंबर को खत्म कर दूं यानी शुए को, तो मेरी रेपुटेशन आसमान छूने लगेगी। लेकिन हितोयोशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी बात कर रही है। तो वो बताती है मैं तुम्हारे मिस यूकी की बात कर रही हूँ। तो हितोयोशी बोलता है जिस मिस यूकी को मैं जानता हूँ वो 16 साल की है, कभी इमोशनल लेस हो जाती है तो कभी इमोशन से भर जाती है। वो बहुत नादान है और उसे कात्सुदा सॉस बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर नीता चिल्लाते हुए बोलती है तभी तो मुझे 3 हफ्ते लग गए शुए को ढूंढने में। और अपने आप से बोलती है अब मुझे समझ में आया, अलग वो नहीं अलग ये है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकता जब वो मरने वाला हो। अब यूकी यहाँ आ जाती है। यूकी को देखकर नीता उस पर गन से शूट करती है, लेकिन यूकी ने बड़ी आसानी से बुलेट्स को बीच से काट दिया था। तो नीता ये देखकर यूकी के पैरों के पास शूट करती है जहाँ उसने लैंड माइन्स बिछाए थे और तभी ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर नीता और हितोयोशी को लगा कि मिस यूकी मर गई और हितोयोशी रोते हुए उसका नाम पुकारने लगता है और नीता खुश हो रही होती है। अचानक धुआं हटता है और यूकी उस धुएं में से बाहर आती है और नीता पे अटैक करती है, लेकिन नीता उस अटैक से बच जाती है। फिर यूकी बोलती है जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं क्योंकि कल हितोयोशी सर को स्कूल जाना है। इसके बाद नीता हितोयोशी के पास आकर अपने फोन में एक बटन प्रेस करती है जिससे हितोयोशी के ऊपर गन पॉइंट हो जाता है और यूकी से बोलती है अगर तुम जरा से भी हिली तो मैं हितोयोशी को यहाँ खत्म कर दूंगी। लेकिन यूकी उसकी बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ आगे बढ़ती जा रही थी। तो नीता बोलती है अच्छा तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है और एक बटन प्रेस करती है जिससे हितोयोशी की तरफ बुलेट्स आ रहे थे, लेकिन यूकी हितोयोशी को बचा लेती है। ये देखकर नीता शॉक्ड हो जाती है। अचानक यूकी उसके बहुत पास आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रही होती है और हितोयोशी को मारने वाली होती है, इसलिए यूकी उसे मारकर पीछे ढकेल देती है। उसके बाद यूकी हितोयोशी की रस्सियां काटती है। इधर हम नीता को देखते हैं जो हंसते हुए बोलती है ये दोनों तो काफी इंटरेस्टिंग है। और अब हम इन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं। तो यूकी हितोयोशी से सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से आज हितोयोशी की जान जाने वाली थी और बोलती है अगर आप चाहे तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तो हितोयोशी बोलता है मिस यूकी क्या तुम मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाओगी क्योंकि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूकी बहुत खुश होती है और उसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन स्कूल में हम यूकी को देखते हैं जो वॉलीबॉल खेल रही होती है और वो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेल रही थी, इसलिए लड़के और लड़कियां उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये देखकर हितोयोशी अपने मन में बोलता है इन्हें कुछ भी नहीं पता, जब मिस यूकी सीरियस होती है तो अलग ही लेवल की बन जाती है। और तभी एक बॉल हितोयोशी की तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और ये इस स्कूल की न्यू पीटी टीचर बनने वाली थी। अब हितोयोशी उससे पूछता है आप यहाँ क्यों आई हैं? तो वो लड़की बोलती है मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और न्यू टीचर के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आओ। ये कहते हुए वो हितोयोशी के कुछ ज्यादा क्लोज आ जाती है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर लड़के जेलस होने लगते हैं और हितोयोशी को जेलसी एरो हिट हो रहे थे। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ हितोयोशी और यूकी इस लड़की से मिलने जाते हैं, जहाँ हितोयोशी उसे देखकर पहचान नहीं पाता ये कौन है। तो लड़की बताती है मैं हूँ ग्रेस और यही मेरी रियल आइडेंटिटी है और मैं यहाँ पीटी टीचर नीता बन करके आई हूँ और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई हूँ। यूकी फाइट में अच्छी है तो मैं जासूसी करने में अच्छी हूँ और मुझे पता है तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगे, इसलिए हम एक डील करते हैं। और उस डील में वो 3 महीने तक यूकी को स्कूल के स्टोर से कात्सुदा ब्रेड लाकर देगी। लेकिन दूसरी तरफ हितोयोशी सोच रहा होता है कि यूकी इसके लिए तो डील पक्की नहीं करेगी, लेकिन यूकी ग्रेस के साथ डील कर लेती है। तो हितोयोशी यूकी से बोलता है क्या तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए? तो यूकी हितोयोशी से बोलती है अगर इसने आपको मारने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और माफ करना हितोयोशी सर, लेकिन ब्रेड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हितोयोशी पूछता है मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बॉल तेजी से नेट फाड़ते हुए नीता के साइड वॉल पर लगती है जिसको यूकी ने फेंका था क्योंकि उसे जलन हो रही थी और फिर इसके लिए वो सबसे माफी भी मांगती है। लेकिन सारी लड़कियां उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगती है और क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ हम एक गुलाबी बालों वाली लड़की को नोटिस करते हैं। अब हम हितोयोशी और यूकी को देखते हैं जो ब्रेड खाते हुए बातें कर रहे होते हैं और यूकी अपनी गलती की वजह से हितोयोशी से माफी मांग रही होती है। तो हितोयोशी बोलता है मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उस टाइम तुम्हें हो क्या गया था? तो यूकी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है ग्रेस आपको कुछ नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको किसी भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया वाले के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। ये सुनकर हितोयोशी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ यूकी रेडी होकर घर का सारा काम करने लगती है और कपड़े धोते हुए टॉवल को बड़े गौर से देखने लगती है और फिर उस टॉवल को हितोयोशी को दिखाती है, जो देखकर हितोयोशी भी बहुत खुश होता है। और हमें पता चलता है यूकी 1 महीने से कपड़े धोना सीख रही थी जिसमें वो बहुत गलतियां करती है, लेकिन आखिरकार वो कपड़े धोना सीख गई थी। ये देखकर हितोयोशी बहुत खुश होता है और यूकी को अप्रिशिएट करता है जिससे वो भी बहुत खुश होती
चाहिए। फिर हितोशी बोलता है लंच के लिए सिर्फ फ्रिज में गोभी पड़ी है। इसलिए वो दोनों टोनकात्सु लेने जाते हैं, जहाँ यूकी बड़ी एक्साइटेड होकर कात्सु सॉस को देखे जा रही थी। और यूकी को देखकर शॉप की ओनर हितोशी से पूछती है ये कौन है। तो हितोशी बताता है ये मेरी सर्वेंट है और इसे कात्सुदा सॉस बहुत पसंद है। ओनर बोलते है कात्सुदा सॉस मैंने ही बनाया। ये सुनकर यूकी हैरान होते हुए बोलती है मैं पहले सिर्फ खाना जिंदा रहने के लिए खाती थी, इसे टेस्ट के लिए नहीं, लेकिन जब से मैंने आपके सॉस को चखा है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओनर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और उसे फ्रेश कात्सुदा सॉस टेस्ट करने के लिए देती है। फिर यूकी उसे टेस्ट करती है और उसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों डिनर खत्म करते हैं और यूकी बर्तन धोने जाती है और हितोशी आराम करने। और हितोशी सिर्फ यूकी के बारे में ही सोचा जा रहा था और उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद आ जाती है। फिर हम देखते हैं हितोशी की मॉम उसे छोड़कर जा रही थी और हितोशी रोते हुए उनके पीछे जा रहा था। तभी हम देखते हैं यूकी ने हितोशी को पकड़ा हुआ था। फिर वो हितोशी से बोलती है आप अचानक मेरी ओर आकर गिरे इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया। तभी हितोशी होश में आ जाता है और अपने आप को ऐसे देखकर दूर जाते हुए यूकी से बोलता है सॉरी लेकिन मुझे फिर से एक बुरा सपना आ गया था। तो यूकी पूछती है आपको फिर से अपनी मॉम का सपना आया था। तो हितोशी बोलता है हाँ। इसलिए यूकी उसे गोद में सोने के लिए बोलती है, लेकिन हितोशी को बहुत शर्म आ रही थी इसलिए वो उसे मना कर देता है। इसी हड़बड़ाहट में हितोशी का फोन नीचे गिर जाता है, जिसे यूकी देखकर पूछती है आपको ड्रैगन नाइट्स के बारे में जानना है। अगर आपको ड्रैगन नाइट्स के बारे में जानना है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता और ड्रैगन नाइट्स के ग्रुप में मुझे मेरे मेंटर ले गए थे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने मुझे कहा मैंने सिर्फ वही किया और मुझे डर था कि वो मुझे छोड़ ना दे, इसलिए उन्होंने जो कहा सिर्फ मैंने उतना ही किया। और मुझे ये दुनिया एक सपने की तरह लगती है क्योंकि मैंने कभी ऐसी दुनिया जी ही नहीं, लेकिन मैं जब भी आपका चेहरा देखती हूँ तो मुझे ये सब सच लगने लगता है। ये सब सुनकर हितोशी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसे थैंक यू बोलता है। हितोशी उसे अपने सपने के बारे में और बताने लगता है मेरे सपने में मुझे बचाने के लिए एक हीरो आई थी और हम देखते हैं वो कोई और नहीं यूकी ही थी। और इसी के साथ यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसके लिए आरिगातो गोजाइमासु।